नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव स्ट्रीम में। हमारे साथ जो जुड़ गए हैं जनरल पी.आर. शक्कर और जनरल राजीव नारायण। और हम कुछ तो बात करेंगे साहब, चाइना में क्या रेजीम चेंज होने जा रहा है, हो गया है, शी जिनपिंग कहाँ है, इसके बारे में बात करेंगे, अवश्य करेंगे। और भी बातें करनी है, ऑपरेशन भी यही बात करनी है। लेकिन एक नई बात आई, सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। और वो ये है कि राणा सनाउल्लाह जो कि एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, हालांकि फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न उनका हैंडल अभी भी शहबाज सीएम है। शहबाज शरीफ का जो ट्विटर हैंडल है स्टिल राइट्स शहबाज सीएम, तो वो अपने आप को सीएम से ऊपर शायद मानते नहीं। तो वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र जी कहते हैं कि साहब कि हमको जब पहले नूर खान पे मार पड़ी और ब्रह्मोस आके वहाँ पर लगा, तो हमको लगा कि न्यूक्लियर अटैक हो गया है। हमें 30 से 45 सेकंड पता करने में लगे कि साहब ये न्यूक्लियर अटैक तो नहीं है, और इसलिए तुरंत हमने फिर अमेरिका को फ़ोन कर दिया। तो सर, हाउ डू यू लुक एट दिस? ये कौन-सा नया नैरेटिव है? 3 शब्दों में मैं वर्णन करूंगा, पटी-पटी थी। सर, अमेरिका ने उनको अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बना के दिया था, न्यूक्लियर केपेबल। मतलब न्यूक्लियर अटैक होता है तो वहां बच के रहोगे, सब तरतीब से बना के दिया था। और जब वो ही फट गया तो लाइक ही सेड सब कुछ फट गया। पटी-पटी थी। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इनकी ये है। ये दिस इज अ खासियत ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। अभी ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का रेंज जो है वो 700 किलोमीटर तक जाता है, और नूरखान बेस के ऊपर जो अटैक हुआ है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 200 किलोमीटर। राजीव, आदमपुर से 400 किलोमीटर। that doesn't matter, 200-250 किलोमीटर्स। We don't know कहाँ से लगाया। नहीं, मैं इसीलिए 200-250 किलोमीटर्स। बात यह है कि जब ALCM था शायद। नो, इट वाज ये ब्रह्मोस। हाँ, ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड। It doesn't matter whether it's air launched or, I mean, I'm coming to something else. See, the point is that at 200-250 kilometers, when you launch a missile which is to go up to 700 kilometers, first and foremost, it has a lot of fuel in it. 50% fuel होता है उसमें, बचा हुआ. And then the BrahMos missile, unlike other missiles, travels throughout at 3 Mach. And in fact, it gains speed at the end because it's a steep dive missile. And जिनको ना एक अंदाजा होना है कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल सर के ऊपर पड़ता है। आप कोई भी गनर शॉट इस चैनल इसमें वो पहले ओपनिंग में देखिए, वो ब्रह्मोस मिसाइल है, एक्चुअल फायरिंग है, लाइव फायरिंग। जिस तरीके से वहां मैंने स्लो मोशन में दिखाया कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ऊपर से नीचे आता है। जब वो ऊपर से नीचे आता है, इट्स कमिंग एट 3 मैक स्पीड, एंड उसका एक काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर्ड, राइट? तो यानी कि इट्स एक्चुअली कमिंग, द एनर्जी इज 9 मैक, 3 into 3 v स्क्वायर्ड, राइट? एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर्ड होता है। तो मास जितना भी है उसका into 9 times that, वो एनर्जी के साथ आता है। दैट एनर्जी इज लाइक अ बंकर बस्टर, जिसको पता नहीं है, राइट? इट चीर के फाड़ देता है। I mean, it's not exactly like what the Americans have in that great bunker buster, पर एक दो मंजिल तो ये चीर देगा उस स्पीड से। ऊपर उसके अंदर आधा फ्यूल है, और फ्यूल आग लगा देगा, और फ्यूल का विस्फोट भी होता है, और एक्चुअल डैमेज का विस्फोट भी होता है। तो जब फ्यूल उस वक्त आग लग जाता है, उसका जो क्लाउड निकलता है, इट कम्स लाइक अ न्यूक्लियर क्लाउड। अच्छा। तो राणा सनाउल्लाह को देख के पतली हो गई होगी, और क्या बोले हम। प्लस पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ because it precisely hit that ventilation shaft. कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक्चुअली इट वाज नॉट ब्रह्मोस बट इट वाज द
रशियन क्रिस्टल मेज It went नहीं through नहीं, that. BrahMos भी it's मारा all था. It went through that BrahMos. ventilation shaft because they were crystal maze भी मारा है, बाकी भी मारे हैं. They were, I think, about 3 or 4 waves which hit Noor Khan because Noor Khan was known as the command post. कि They knew असली it. सब कुछ यहीं से. So, Well, I mean, waves all में these बाकी को भी हिट कर रहे थे, but every wave Noor Khan got hit. तो जब ही सब कुछ गीला हो गया बोले भैया माफ कर दो, माफ कर दो. So that is what is the problem. ये प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद वो तुरंत भागे ही अपने बॉस के पास, आग लग यूएस के जाता है, पास. जबरदस्त आग लगता यूएस ये न्यूक्लियर सब आपका ही है, तो आप कृपया जो है इसका बताओ क्या करना है. you know, I just for information, you know, someone has said, you know, some chap has said that BrahMos doesn't have 700 kilometers range. I would like to tell everyone, look, I was the Director General of Artillery. Okay, I commanded a BrahMos regiment when it was under me when I was the GOC of the RT2. So when I speak, I know what I'm speaking, especially about BrahMos. Okay. The second thing is, you know, I had an experience once in Pokhran जब हमने BrahMos fire किया था, तो कुछ हुआ था, and you know, I had to go to the target area and see what happened. So when I went to the target area, I saw a couple of kilometers around, it had all caught fire. You know, I was flying over. क्योंकि इसका जो propellant है, that caught fire, and it's a huge fire, which we normally don't understand. You know, नीचे से जब आग जाता है, तो it is quite devastating. So I pity the Pakistanis. जैसे मैंने बोला, फट के हाथ में आ गई. So basically, I'll just add here, sir, 2 things. When he's talking 700 नहीं है, वो old story है. When we were Wow. making it initially, we were not signatories of MTCR. Now we are signatories of MTCR. So it's reached that. Number 2, in Pokhran, at that time our range was about 280, 290 to keep it 290. within MTCR. पोखरन में रेंज 50-60 किलोमीटर के बीच में ही मिलता है. तो आप अंदाजा लगा लो कितना फ्यूल बचा था वहां पे जिसने आग लगाया. 2 किलोमीटर 700 वाला मारा है और 200-250 में गया, तो सेम इक्वेशन, उतना ज्यादा फ्यूल बचा है. एंड उनके कौम में तो इन देयर रिलीजन इट इज, यानी अगर आप जल के मर गए तो आप तो जहन्नुम में जाएंगे. So you can imagine ये बड़ी भारी प्रॉब्लम. other fear. You can imagine the other fear कि सब तरफ आग लगी है, किधर भागे. बड़ी भारी प्रॉब्लम है. तो ये साहब ये this has been talked about since yesterday. और इसमें जो नहीं, यही नहीं, अभी आप सोशल मीडिया में जाइए, बहुत वो वीडियो निकाल रहे हैं कि ऐसे कि उनका एक एयर बेस भी कुछ नहीं हुआ, इंडिया में मर गए, इंडिया में 34 एयरबेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया. ये सब कहानी आ रहा है, इनका जारी है. तो अब क्या करोगे इनका? एक चीज नोटिस किया है मैंने कि ये जो पाकिस्तान मिलिट्री, चाहे वो एक्स जो वेटरन्स हैं उनके, एयरफोर्स के हो या आर्मी के हो, दे कम विद दीज एग्जैजरेटेड स्टोरीज. जैसे ये 34 बेस वाला है, ये सम रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल है या एयर मार्शल है. नहीं, इनका चीफ था. इनके चीफ था. ओके, चीफ था. तो लेकिन जैसे ये लोग आते हैं तो इनका जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो उसके ऊपर पानी डाल देता है. अब ये इन्होंने जो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल साहब है, इन्होंने कहा हमने 34 मार दिए और हमारा केवल 1 लगा. उसके अगले दिन राणा सनाउल्लाह ने ये दूसरा बॉम्ब डाल दिया कि साहब हमको, हमारे ऊपर तो हमको लगा कि न्यूक्लियर अटैक हो गया. तो ऑल दैट इज नाउ, दैट होल नैरेटिव इज डिस्ट्रॉयड. खुद ही ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया. इसी तरह से वो इशाक दार है, जब भी ये लोग कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो इशाक दार कुछ बोल देता है कि नहीं हमारा तो कुछ नहीं है. जब ये बोलते हैं कि साहब हमारा JF-35 आ रहा है और ग्लाइड व्हीकल आ रहा है और हाइपरसोनिक आ रहा है, वो ख्वाजा आसिफ ने बोल दिया नहीं है. डिफेंस मिनिस्टर खड़ा हो जाता है, कहता है कुछ नहीं आ रहा है. सब चीन कोई इनको मुफ्त में क्यों देगा? जो भी देगा पैसे मांगेगा. पैसे कहाँ है इनके पास?
which indicates there is some rift between the political hierarchy and the military. Yeah, looks like. Rift पैदा हो गया है. See, the point is very simple. The military hierarchy will जाके अवाम के सामने खड़ा नहीं होता. अवाम के सामने खड़ा होने का जिम्मेवारी ये सिविलियन फौज का है. अगर ये उल्टा फुल्टा कुछ करेंगे, कल कुछ पाकिस्तान को हो गया, इनको चप्पल पड़ेगी, अवाम इनको छोड़ेगी नहीं. So that is the reason why that they have to do all this. वो असीम मुनीर भी अभी भी बेकी बात करे जा रहा है. अगर आप देखोगे तो असीम मुनीर के अलावा और कोई पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बात भी नहीं कर रहा है, राइट? और कुछ नहीं बात कर रहे हैं. वो आजकल दबे हैं. सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट जानता है हुआ क्या है. तो फौजी झूठ बोलना उनका खून में है. जब तक ये झूठ नहीं बोलेंगे, आवाम को नहीं बताएंगे हमने बचा लिया, ये इनका what will be their utility? So there are a lot of complex reasons in Pakistan which are going on. But what General Rajiv Narayanan said, that there's a problem between Pakistan and China. That is important. The fact is that today, as of now, as we are speaking, their air chief is in USA. गया क्यों USA? Right? He's gone कि भाई कुछ दे दो हमें, और हमने कुछ किया आपको ईरान को मारने के लिए. They definitely for reconnaissance and all they would have used their bases already by now. I have no doubt. So कुछ तो दे दो हमें, क्योंकि ये चाइना के जो माल है उससे लेंगे तो हम, और हमारा कोई we have no defense, and he'll go there and beg. And this is not new. If you remember 2 years back, Javed Bajwa also said in one thing that, look, we have no choice. We want to go, we want items from the West, but no one in the West is giving us. तो इसके मतलब we don't have choice but to go to China. तो ये जो अनबन जो है ना पाकिस्तान और चाइना के बीच में, और चाइना पाकिस्तान और अमेरिका का जो दोस्ती है, दिस इज प्लेइंग आउट. धीरे धीरे ये बाहर निकल के आएगा. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड there's a third angle in this. अफगानिस्तान के साथ तो इनको प्रॉब्लम है ही. अब चाइना का और अफगानिस्तान के बीच में भी बन नहीं रहा. उनका अमू दरिया में उनका एक ऑयल कॉन्ट्रैक्ट था जो इन्होंने कैंसिल कर दिया. अब can you imagine? Taliban has cancelled the oil exploration contract in Amu Darya on 17th June. The date is 17 June. हम तो उन दिनों में ईरान और इजराइल के वॉर में डूबे हुए, तो ये it went under the radar. But that's cancelled. So that equation is also not good. So this entire triangle between Afghanistan, Pakistan and China is not going well for them. I mean, we should be very clear. Let them do what they want. Let them talk what they want. And I think that's more important as far as we are concerned. Yeah. Yeah, okay. Asim Munir, I think अभी तो मौलाना डीजल ने भी आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. होगा. अब डीजल बंद हो गया तो क्या करेगा बेचारा? डीजल बंद हो गया क्या करेगा? वो ईरान से डीजल आता था, वो बंद हो गया पूरा. आसिम मुनीर is not really having it all that easy. What a statement to make, sir. That we stand with the US, and we stand with the Ummah, we sit with the US and lie down with China. मतलब कोई we sleep with, हम चीन के साथ सोते हैं, sleep with China. US के साथ बैठे हैं और उम्मा के साथ खड़े हैं. मतलब I don't know whether he even understands what he has said. और कितने मीम्स निकल आए हैं उसके ऊपर. अब चलिए थोड़ा सा चीन की बात कर लेते हैं. So what's really happening? आज तो कह रहे हैं साहब कि वो शी जिनपिंग is missing, और शी जिनपिंग पावर स्ट्रगल सर. उसके ऊपर कमेटी लगा दिया है. अब वो he is not free to make any decisions.
व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन चाइना, क्योंकि चाइना में जो होगा उसका पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा। सर, बात तो है कि शी जिनपिंग का हेल्थ इज बैड। आई डोंट गो विद दिस लॉट ऑफ चैटर कि उसको इतने स्ट्रोक हो गए, ये हो गया। नहीं, इतना तो इस उम्र में इतने स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स दे दिए, बंदा तो अभी तक मर चुका होता। एंड व्हेन ही हैज बीन स्टैंडिंग विद लुकाशेंको, यस ही लुक्ड इल, लेकिन स्ट्रोक है, हुआ है, कोई पैरालाइज हुआ है, ऐसा तो नहीं था उसका। हाँ, बीमार जरूर है, ज्यादा निकलता नहीं है, इसलिए जो इनका स्टेट रिसेप्शन होता है बाहर, एक बड़ा सा बिल्डिंग है उनका, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट, जहां पे पूरा स्टेट फंक्शंस को होस्ट किया जाता है, इट वाज नॉट डन देयर। एक इसके लिए छोटा सा लंच कराया था। उनका जो जगह है जहां पे उनके ऑफिस एंड रेजिडेंसेस है, जोंगनान हाई, सीसीपी में कराया, सीसीपी के उसमें कराया था। हाँ, जोंगनान हाई करके उस एरिया को बोलते हैं, वेयर द सीसीपी हेडक्वार्टर्स एंड द सीनियर पीपल विद फैमिली स्टे, उनके ऑफिस भी वहीं है। वहीं पे सीसीपी के हेडक्वार्टर्स में उसका लंच हुआ था, एंड यू कुड सी दैट ही इज विजिबली नॉट कीपिंग वेल। एंड गलती इसने कर दी थी सर, आप हर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबका देख लो सर। जैसे टंग शाओपिंग आया, माओ को छोड़ देते हैं, वो तो गुंडा नंबर 1 था ही था। टंग शाओपिंग जब आया, व्हेन ही हैंडेड ओवर टू जियांग ज़ेमिन, he made sure that his people continued, whether it be in the Politburo or Politburo Standing Committee or within the PLA, so that उसका कंट्रोल रहता है। जियांग ज़ेमिन ने वही किया हु जिनटाओ के साथ। हु जिनटाओ यही कोशिश कर रहा था, लेकिन शी जिनपिंग थोड़ा चतुर निकला। अंडर द गार्ब ऑफ एंटी करप्शन, which everybody felt happy, इसने सूत के निकाल दिए सब सारे बंदों को, चाहे whether it was in the CCP or in the army. It is not that the corruption has stopped. Now it has come a full circle, और अब लोग उसके पीछे पड़ गए, उसके बंदों को निकाल रहे हैं। So in a way, not exactly Hu Jintao, but उसका जो प्रीमियर होता था वेन चियापाओ, he has come up in a mature manner कि यार this doesn't look nice for the communist party कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। So he is trying to arrive at a consensus that शी जिनपिंग का टेन्योर तो खत्म हो गया, तो you are out, ये जनरली हो चुका है। अभी हायरार्की क्या है, बिकॉज जो सीएमसी है उसका जो ब्लड ब्रदर बोल के वाइस चेयरमैन कंटिन्यू कराया था 3 टर्म्स का, उसने पूरा कब्जा कर लिया। बिकॉज शी जिनपिंग, झांग यूजिया, बिकॉज उसने ली शांगफू पे हाथ लग दी, और ली शांगफू तो इसका प्रोटेजे है, उसको थ्रू आउट लेके साथ चला है। हेवेडोंग को आउट कर दिया उसने, उसके जितने बंदे, केवल पीएलए के अंदर ही नहीं सर, 2 जो और सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी एपरेटस है इनके, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। पब्लिक सिक्योरिटी इंटरनल है, स्टेट सिक्योरिटी बाहर का है, आउट। शी जिनपिंग के बंदे ऑल पर्च्ड, इसके बंदे आ गए वहां पे, एंड ही इज रिफ्यूजिंग एंड टू शेयर पावर विद एनीबडी एल्स इन दीज एपरेटस। शुरू में पुराना एक बंदा था वांग यांग, वो रिटायर करवा दिया। ही वॉज हेड ऑफ देयर एनपीसी, जो पार्लियामेंट है, वो क्या बोलते हैं, वो चेयरमैन ऑफ द पीपल्स कंसल्टेटिव समथिंग कॉन्फ्रेंस, he was part of the Politburo Standing Committee. हाँ, तो वो उसको, इनका वो रूल होता है 67 अप 68 आउट, मतलब नेक्स्ट लॉट में, क्योंकि 5 साल का होता है, अगर आप 67 है यू विल गेट प्रमोटेड, लेकिन इफ यू आर इन अ प्लेस, पोजिशन ऑफ पावर एंड यू बिकम 68, you have to retire. इसके चलते वांग यांग एंड ली के शांग, जिसको उड़ा दिया इसने, उनको उसने रिटायर कर दिया था, लेकिन he broke that rule for Chang Yuzhia. Chang Yuzhia was already 70, उसको उसने प्रमोट कर दिया, और Chang Yuzhia ने पलटवार किया। वांग यांग wants all 3, everything with him.
that he will be the chairman, general secretary, and the head of CMC, which obviously Wen Jiabao और ये है अपना Jiang Zemin तो है नहीं, उसका चीफ ऑफ स्टाफ है जेन चिंगशोंग, वो इनके साथ है. दे आर नॉट रेडी कि एक आदमी आ जाएगा तो इट विल बी समथिंग सिमिलर. वही चल रहा है. एक और नाम आया है हुन चुनवा का, और तीसरा नाम शी जिनपिंग ने दिया है जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी था. जब वो जनरल सेक्रेटरी बना था, he looked after the general secretary's office, and then he became in charge of the chief communist party का general office. अभी वो डिंग Ding Junxing, कुछ नाम, Ding Junxing, हाँ, Ding तीन Junxiang. नाम उछल रहे हैं. Wen Jiabao is very clear, along with Hu Jintao and Jen King Jong, that chairman will be Xi Jinping. He will continue, and वो थर्ड टर्म के बाद फिर वो आराम से जब उसको रिटायर होना है निकल जाएगा, वो चेयरमैन शी जिनपिंग को रखेंगे. एंड एक जनरल सेक्रेटरी होगा, छांग यूजिया विल बी द चेयरमैन, एंड एक शी जिनपिंग ने टू गेन टोटल कंट्रोल एक बनाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच ही वाज टू हेड. देयर दे हैव सेड कलेक्टिव लीडरशिप ऑन सिक्योरिटी विल कम एंड डिस्कस. तो ये एक फॉर्मूला निकाला है, लेकिन अभी घमासान चल रहा है, देखते हैं सब किसका क्या निकलता है. ये सब फॉर्मूला जो है ना, दिस आर ऑल हर दिन हवे में फॉर्मूला निकल रहा है. एवरी डे देयर इज अ फॉर्मूला कमिंग आउट, न्यू थिंग्स कम. और ये भी तय नहीं है कि शी जिनपिंग इज कंप्लीटली साइडलाइन. कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही स्टिल हैज फुल पावर, ताकत है. अभी कुछ दिन पहले बहुत लोग YouTube में और बाकी भी बोल रहे थे कि भाई उसको अरेस्ट किया गया है, उसका पावर नहीं है, उसका कोई उसके नाम पे कोई डायरेक्टिव्स निकल रहे हैं वगैरह वगैरह. बात सही नहीं है. पिछले एक हफ्ते में 4 डायरेक्टिव्स उसने निकाला है. एक हफ्ते में 4 डायरेक्टिव्स. इट्स नॉट सिंपल. और वो भी जिन्हुआ में सेंटर. सॉरी आई एम इंटरप्टिंग. स्पेशली टू ऐड, जो कलेक्टिव लीडरशिप का पुश दिया है वेन जियापाओ, जिसका उन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का बॉडी बनाया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन शी जिनपिंग के नाम पे निकले. राइट. सो इट्स नॉट आउट. देन ही इज टॉकिंग ऑफ सम यूनिफाइड मार्केट, ये वो. These are big things which he's still talking. So, his health is not good, we know. He has lost complete power the way he had it, absolute power. That is correct. But will any of these fellows succeed? We don't know. And iska ye hai, I'll go back to what Rajiv started with. You see, when this chap, ye jo Deng Xiaoping tha, Deng Xiaoping incidentally never had any appointment in the government. पता होना चाहिए. पर एक अपॉइंटमेंट था उसके पास, उसके हाथ में. वो था चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन. फौज का कंट्रोल उसका पूरा था. और ये जो रिवाज है, जो माओ था, माओ का कंट्रोल पूरा पीएलए के ऊपर था. उसने सबको भगा दिया बाकी. राइट. कंट्रोल ऑफ the CCP has always been through the PLA. Right. When Deng Xiaoping, the great helpsman, he came out and handed over power to Jiang Zemin, he didn't allow Jiang Zemin to become CMC chairman. 3 साल तक वो पकड़ के रखा. जब उसका हेल्थ बिल्कुल बिगड़ गया था, तब जाके Jiang Zemin को उसने दिया. और Jiang Zemin काफी हार्डलाइनर था. Jiang Zemin जब Hu Jintao को पावर हैंड ओवर किया था, similarly he held on to the role of CMC. Okay, and it was only in the second half of Hu Jintao's regime that he had powers of all 3, but he was forced to hand everything over to Xi Jinping, because at that time the Communist Party was in the danger of being wiped away. 2010-11, because of Hu Jintao's policies. That is how Xi Jinping could, sideline Hu Jintao later on, and he took all power. अब बात यह है कि पूरा circle, like what Rajiv said, has come back. Now the thing is, why did it come back? It came back क्योंकि इनका अर्थव्यवस्था डाउन हो गया था.
इनका they have problems with USA, and everyone said don't go and fight with USA. This year went and fought, all those things. उनका private sector तोड़ दिया इसने. So people are unhappy with Xi Jinping, but the fact remains that he still controls a lot of party apparatus. The fact remains Zhang Yuxia now today controls the PLA, क्योंकि PLA को इसने पर्ज कर दिया. जिन व्यक्तियों को इसने यूज किया पर्ज करने के लिए, उन व्यक्तियों को इसने पर्ज कर दिया Zhang Yuxia ने. So the PLA का control is with Zhang Yuxia. Xi Jinping has got a lot of control in the CCP, and this new lot, Hu Jintao, Wen Jiabao, both the people who are putting this fellow forward, Wang Yang, right? They have some control. It's not as if they don't have control. So it's a three-way split at this point of time. और ये इसका जो चेला है Ding Xuanzang, Xi Jinping wants that fellow to take over. So there is a tussle going on. The point is, इसमें असर क्या होगा? You see, ultimately, आप देखिए, अगर कल के दिन हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और डिफेंस मंत्री के बीच, तीनों के बीच दरमियान लड़ाई हो गया, तो हालत क्या होगा भारत का? उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, वही कहानी इनका भी है. आई मीन, दे नॉट एग्जैक्टली इन द सेम थिंग, बट एक ट्रायंगुलर फाइट चल रहा है उधर. इससे क्या है कि ना इनका इकोनॉमी चलेगा, ना इनका मिलिट्री वापस आएगा. मिलिट्री डाउन है, बाकी तो है ही, इनका आबादी घट रहा है, ये वो वगैरह है, राइट. और यूएसए के साथ वॉर में है, ट्रेड वॉर में है. सो एंड दिस पावर स्ट्रगल विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years. अगर आज के दिन जी जिनपिंग को आप हटा भी देंगे, जो भी आएगा, जो भी पावर स्ट्रक्चर आएगा टू कंट्रोल चाइना, वो लड़खड़ाता हुआ होगा. इट विल नॉट बी स्टेबल. सो एंड हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, एवरी पावर ट्रांसफर इन चाइना, राइट, आई एम नाउ गोइंग बैक टू 1900. आई एम गोइंग बैक टू द टाइम ऑफ मिंग एम्पायर जब खत्म हो गया, सुन याट सेन आया था, सुन याट सेन खत्म हो गया, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आया था, वो भी चला गया, वो कुओमिंटांग और चिंग काई शेक, दे वेंट एंड सैट इन ताइवान. फिर माओ आया था, माओ के बाद डेंग ज़ियाओपिंग के बाद ये हर 20 साल में ना इनका एक पावर स्ट्रगल होता है जो 5-6 साल का चलता है. इन अ सेंचुरी मैंने आपको 5 पावर स्ट्रगल गिनाया. एवरी पावर स्ट्रगल इज बीन 5 years मिनिमम. एंड एक और चीज है, when such a power struggle happens in China, the character of the Chinese Communist Party changes. The question we have to see is, क्या हम उस स्ट्रगल में जा रहे हैं? अगर, एंड मेरे ख्याल में जा रहे हैं, अगर ये जा रहे हैं तो चाइना विल लटकता रहेगा अगले 5 साल, which means it makes China a dangerous animal. PLA है, एक्सटर्नलाइज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. और एक्सटर्नलाइज अभी जो, if you see, they have not been able to say anything in this Iran-Israel war. They have done nothing. So the only way what they have done is they have acted through Pakistan, through the third party. So that thing is important, how it will happen. But then again, Pakistani himself has gone to USA. So there's a huge fog in this whole story. And we have to be very careful. We are going through a critical time at this point of time. लोग बोलते हैं कि वो ताइवान में जाएगा वगैरह. ताइवान में जाए तो जाए, हम कुछ भी करें. वी शुड बी वरीड कि हमारे साथ क्या होगा. एंड वी शुड बी ऑल्सो वेरी क्लियर कि ये जो पाकिस्तानी बेटा है असीम मुनीर, ही इज अनस्टेबल फेलो. आई मीन, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन स्टार्ट एनीथिंग, ही कैन एक और कांड खड़ा कर सकते हैं जैसे पहलगाम को हो गया है. फिर क्या करेंगे हम? फिर उस हालत में एक अनस्टेबल चाइना को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे? उस हालत में एक अनरिलायबल यूएसए को कैसे हैंडल करेंगे? ये है हमारे मेजर इश्यूज. I mean, this is my take. I mean, we can discuss this. No, I will give you a history of his externalizations. Yeah. Civil War जैसी खत्म हुआ था 50s में, they had still not gained full control of that area. They decided to go into Korea. कि भाई कैपिटलिस्ट के, बुर्जुआ के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं. They went against Korea. Correct. Then he started the Great Leap Forward, which collapsed spectacularly by 62. Mao was getting sidelined.
62 war happened. 66 he starts the Cultural Revolution. Cultural Revolution is not going well. His Red Brigade is not able to control the people. Now, to divert attention, he tries to come into Sikkim. Takes a beating and goes. Tries to get the PLA. Li Shangfu was his president, chairman, who refused. Usko, not only did he purge, he killed him in the jail. And he used PLA for the apna Cultural Revolution. Finishes when he dies in 76, and like General Shankar had said, 3 years of power struggle. PLA's loyalties were split. And what does our man Deng Xiaoping do? Externalizes it by going into Vietnam. Suffers a bad hit, but they continue. 87 becomes, we all talk of Tiananmen Square, but the push by the students for democracy starts in 87. Huaguo Feng ko jab nikale the, and then it starts pushing forward. What does he try to do? Externalize by trying to come into Sundorongchu Valley. सर इनके फितरत में है, जब दबाव में आते इंटरनली एक्सटर्नलाइज करेगा. Now, will he use his cat's paw? Will he use his PLA? कहाँ यूज करेगा? अपने लाइक ही सर ताइवान जाता है तो आई विल ओनली यूज द पंजाबी फ्रेज सानू की, जाए यार लड़े सानू की. It will only weaken the PLA. So much the better for us. But it is the use of cat's paw, and he's trying to cultivate apna Bangladesh also. After all, those 3 brigadiers who have gone there recently, they may try to hide, but I'm sure they're all ISI. एक का पासपोर्ट अप्रैल में बना है, 2 का मई में बना है. हम ही गधे हैं, ब्रिगेडियर्स का पहले का पासपोर्ट नहीं बना हुआ है. अपने आप को AMC का दिखा रहे हैं. इतने कौन से AMC के ब्रिगेडियर हो गए जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं? ऐसा कौन सा ट्रिप होता है कि 3 AMC के ब्रिगेडियर जनरल्स जा रहे हैं? ISI वाले पहुंचे, कॉक्सेस बाजार पहुंचे. So that is how we have to be very careful of what he's doing. The Wen Jiabao and Hu Jintao and Chiang Zemin का जो chief of staff है, Zheng Qingkong, they are desperate to avoid this struggle. What happened when Mao died? और वो चाहते हैं कि ये अगस्त तक जो बैदाहे में एल्डर्स की मीटिंग है कुछ कर ले. इट्स अप इन द स्काई कि भाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो माओ सेड द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, एंड द गन इज विद चांग यूजिया. और चांग यूजिया किसके पाले में जाता है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा. उसने he might himself take the power. हाँ बिल्कुल सर, बिकॉज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी उसने सारा कुछ ले लिया. स्टेट सिक्योरिटी, MSS and MBS are both with him now, apart from PLA. So it is not a good thing. And since our economic dependencies are also there, अगर कोई इस तरह से instability हुआ वहां पे, it will directly impact the industries there, and that impacts our industries which are dependent on them to some extent. So it is not just the geostrategic and military sphere, it's also the geo-economic sphere that we have to be careful of. तो भारत को तो फिर अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल, या इसमें डाउट नहीं होना चाहिए हमें. डाउट ही नहीं है सर, डाउट ही नहीं है हमें. ये तो वैसे तो एक्चुअली इनके इक्विपमेंट्स ने इतनी मार खाई है पाकिस्तान में, उसके बाद भी ये हिमाकत कर सकते हैं. नहीं, वो तो करेंगे. उनके पास और कोई चारा नहीं है. एंड उनका इसी जैसे चाइना विल एक्सटर्नलाइज इट. किस तरीके से एक्सटर्नलाइज करेंगे वो बात ये है. मैं नहीं मानता कि वो आके पूरा लड़ाई कर सकते हैं, तो ना करेंगे वो. राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन चाइना का ये होगा कि थ्रू पाकिस्तान करो. पाकिस्तान को मार पड़ने दो, कुछ भी हो जाए, वो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. इंडिया को नीचे दिखाओ, ये वो. दूसरा ऑप्शन ये है
कि कहीं ना कहीं वो ये घुसपैठ करके बैठ जाओ. बट दैट ऑप्शन ऑल्सो इज वेरी वीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वो इसीलिए क्यों? क्योंकि you have to, ये स्थिति, we have to understand it in a different manner. The thing is that any instability in Tibet at this point of time उनके लिए हानिकारक होगा. क्यों? परसों ही दलाई लामा जी ने, हिज होलीनेस ने बोल दिया कि रीइंकार्नेशन होगा और वो हमारे मुताबिक होगा, मतलब एज पर द सेंट्रल टिबेटन अथॉरिटी एंड द गार्डन फोर्ट ट्रस्ट. Okay, so in this whole story, as it is, the Tibetan sentiments will be high. So if they try to do something in Tibet and something else happens, ये Tibet पूरा को बैठेंगे. So that's a danger for them. और जो अफगानिस्तान का बात मैंने छेड़ा था, अगर अफगानिस्तान के साथ हम कुछ कर सकते हैं, और इनको डर है क्योंकि ये जो सीरिया वॉर में यूगिर्स काफी इन्होंने हिस्सा लिया था, और एक ग्रुप है वहां, एंड दैट ग्रुप जो है माना हुआ ग्रुप है, एंड दे आर हेल्ड इन हाई एस्टीम इन सीरिया. अगर वो यहाँ वापस आ गए और वो जिंजियांग में अगर घुस गए हैं थ्रू दिस वकान कॉरिडोर एंड ऑल दैट, फिर तो चाइना टूट पड़ेगा. I mean, that's the worst situation for them. Then it will not be in their control. So I don't know whether they will do it in such a brazen manner as they did earlier, because internally they are weak today. Earlier they were weak in many respects internally, but politically they were strong at that point of time also. See, Mao had full control. Deng Xiaoping had full control. And people say that he sent PLA into Vietnam to teach PLA a lesson. Not only Vietnam, to teach PLA a lesson. कि ये हार के वापस आएंगे फिर सीधा होंगे. सो इनका जो सोच है ना, वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये किस तरीके से सोचते हैं. अमूमन जो हम बात करते हैं, राजीव एंड सेल्फ साहब सोचते हैं कि यार ये बुड्ढे हैं, बेवकूफ हैं, इनको क्या पता है. बट दिस इज द वे चाइना फंक्शंस. So we have to be very, very sure of what we are doing. And what we are doing, we have to be sure not militarily. Militarily so we'll handle. It is the political part which you have to be careful of. Because I keep repeating, कुछ भी आप चाइना के साथ करो, आप सबसे पहले उसका राजनीतिक असर देखो और राजनीतिक एंगल देखो. जब तक उसका चाइना का राजनीति के ऊपर आप मार नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा. जिस तरीके से आर्टिकल 370 जब हमने एब्रोगेट किया था, पाकिस्तान के ऊपर जो असर हुआ था हुआ, पाकिस्तान आर्मी एक कोने में बैठ गया, बट चाइना के ऊपर असर हुआ. एंड वन रीजन व्हाई दे अटेम्प्टेड व्हाट दे डिड इन गलवान वाज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ आर्टिकल 370. व्हेन यू abrogated article 370, you changed the status, you laid claim to Aksai Chin politically, which is very sensitive to China. So you have to, from now on, we need to act politically more, and we militarily तो हम संभाल लेंगे, मेरे को doubt नहीं है. But the politics part of this whole story, we have to be very clear. And ये मेरा प्रस्ताव है. I mean, I'd like your comments and even Rajiv's comments on this. मैं ये देखता हूँ ना कि दिस दलाई लामा थिंग is I think it's a very good issue for India to latch on to, और इंडिया ने करा भी. आज किरेन रिजिजू ने स्टेटमेंट भी दिया. वो he is a Buddhist himself and also Minister for Minority Affairs. तो वो उनके क्रेडेंशियल्स हैं, और उन्होंने कहा कि वी आर न्यूट्रल एंड वी सपोर्ट दलाई लामा's राइट टू चूज हिज सक्सेसर. और उस पे मैं देख रहा हूँ कि चाइना की तरफ से बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, वार्निंग टू इंडिया नॉट टू इंटरफेयर इन तिब्बत. मैं तो आज से नहीं, मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ कि दिस टी वर्ड शुड बी इंटरनलाइज्ड इन आवर लेक्सिकॉन. हमारी डिप्लोमेटिक लेक्सिकॉन है, एंड व्हाई नॉट. अगर वो बार बार कभी कह देता है कि साहब के हम अरुणाचल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, कश्मीर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, सो व्हाट. अच्छा, सिक्किम का सपोजिडली सिक्किम का उसने जो है वो बाउंड्री
माना हुआ है supposedly, but he keeps fingering us over there also. So what prevents us from going back on that recognition that we gave to China as the sovereign of Tibet? Okay, you see, if you go back, which is that instrument by which we recognize Tibet as part of China? It is the 2003 MOU. If you read the 2003 MOU, there is not a single word which says that we recognize Tibet. Similarly, if you read that MOU, there is not a single word which says China recognizes Sikkim as part of India. It is only said that the border post Renchingkiang on the Tibet side and Natula on this side is the recognized border trading point. And so this is so they recognize Natula as part of our side, the trading point, and Renchingkiang on the other side as their trading point. That is how that border is recognized, and that is the de facto recognition of Sikkim and Tibet. Okay. अच्छा वो Now, explicit नहीं है. No, nothing explicit. You read that. It's there on the website. आप MEA के website में जाके पढ़िए, आपको मिल जाएगा. So there is no, we have no, so far actually de jure, we have not recognized Tibet, incidentally. That's the first thing. The second thing is, this is the basic document on which all our border, other agreements have come about. Peace and Tranquility Agreement, ये agreement, ये वो जितने भी हैं उसके पास बतेरे हैं. All these are based on that. And when they came across and sat in Depsang or in Demchok or wherever they sat in 2020, they violated all these agreements. At this point of time, none of those agreements hold good. If none of those agreements hold good, you have not come to a new agreement after that. Even the border talks has not resulted in any agreement. All the previous agreements have stand null and void. And they stand violated and they're null and void. Because today along the LAC you have buffer zones, ये zone, वो zone, उसका कोई clarity नहीं है. So politically, this is the best time to say, look, we don't recognize the 2003 agreement. Yeah, MOU. And the second thing is, we recognize Rahul Gandhi's MOU. That is all. No, we don't recognize that also because he didn't do it. But हमें पता ही नहीं है ना वो MOU. No, whatever. Congress No, he didn't do it. होना चाहिए. See, he has no authority to sign on behalf of government of India. If he signed it on behalf of Congress and all, he can do what he wants. I'm just joking. Yeah, I understand. So the point is that is irrelevant. So this is a thing by which the second thing is One China. You see, in the past about 8 to 10 years, we have stopped using this word One China, and this came about in 2020-21 when China was insisting that we talk of One China, and we said आपके हिंदी ऑडियंस छोड़ के जा रही है सर. अच्छा, हिंदी में बात कर लेते हैं. तो हमने ये जो वन चाइना जो है वो कभी माना नहीं, और यहाँ तक हम वन चाइना के विरुद्ध हम खड़े रहे, और आजकल हम वन चाइना के बारे में जिक्र भी नहीं करते. बहुत बार इनका दूतावास ने हमें बताया कि भाई इंडिया शुड एडहियर टू वन चाइना, पर हम माने नहीं. ठीक है ना. तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे, ना हमने वन चाइना माना और ये पूरा एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है आज के दिन, तो हमें ये मौका है टू से कि भाई ये 2003 का जो MOU है हम रिविजिट करेंगे. हमें ये नहीं जरूरत, जैसे हमने IWT में बोला है हम अबेयंस में होल्ड करते हैं उसको, उसी तरीके से ये 2003 का जो MOU है, अगर हम इसको अबेयंस में डाल दें या उनको बोलेंगे इसको दोबारा देखने की जरूरत है, तब तक हम मानेंगे नहीं. फिर तो तिब्बत वापस क्वेश्चन में आ जाएगा कि तिब्बत हम माने नहीं कि इट्स पार्ट ऑफ चाइना. फिर इनका आग लगेगा. फिर आप ये दलाई लामा का सक्सेशन का इशू भी आप जोड़ दीजिए, ये पाकिस्तान को छोड़ देंगे. ये
Because फिर क्या है कि देर इनका जो पूरा चाइना का कॉन्सेप्ट के ऊपर आप चोट मारोगे, पर इसको करने के लिए हमारे पास क्या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ये है। यू नो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम कर सकते हैं। इफ यू एंड इसमें क्या है, हमें भी थोड़ा कष्ट होगा क्योंकि ये अपना ट्रेड रोक लेंगे, ये वगैरह वगैरह बहुत है इसके आस। इट विल बी लाइक अ वॉर। क्या हम ये सब करने के लिए तैयार हैं? ये अकेले नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें ट्रम्प जी चाहिए। क्या ट्रम्प जी करेगा? ट्रम्प जी का कुछ पता नहीं है। नहीं तो आई मीन यू नो मैंने लंबा चौड़ा आपको बता दिया, तो लेट्स आस्क राजीव यू टेल मी राजीव व्हाट जी बताएं साहब। अभी क्वाड में हमने बड़ी बड़ी बातें की हैं, और क्वाड में क्या बोलते हैं वो क्रिटिकल मिनरल पैक्ट भी साइन किया है। तो आप क्या सोचते हैं? I'll add to what जनरल शंकर said कि हमें बोलना चाहिए कि ये 2003 को हम रिविजिट करेंगे, कीपिंग इन माइंड व्हाट वाज साइंड इन 1914. 14 हाँ, 1914 शिमला एग्रीमेंट। शिमला। The reason why I say the only objection that the Qing dynasty rep had in 1914 was the internal boundary of Tibet and China. Yeah. Not the boundary between British India and Tibet. So once you restart and say we will restart from there, then he'll have ants in pants. That is number one. क्योंकि ये तो लिखित में मैंने पढ़ा हुआ है, में पढ़ा हुआ है, वो तो अंदर वाले बाउंड्री के लिए बोला था, नॉट हियर, बिकॉज ही वांटेड आमदो एंड ऑल। नहीं, द चिंगाई का एरिया आता है दैट ही वांटेड टुवर्ड, नॉट चिंगाई, ये सिचुआन एरिया, देयर आर सर्टेन पोर्शंस, खाम एंड अदर प्लेसेस आता है व्हिच ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ हिज सिचुआन एरिया एंड नॉट पार्ट ऑफ चाइना, बिकॉज टिबेट पार्ट ऑफ ग्रेटर टिबेट में और ज्यादा इलाका आता है जो इसने कब्जा कर रखा है। ग्रेटर टिबेट चाइना से बड़ा है। हाँ, सो दैट वाज द ऑब्जेक्शन कि जो इंटरनल बाउंड्री आपने दिखाया है टिबेट का इज रॉन्ग। द ऑब्जेक्शन वाज नॉट ऑन द बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड टिबेट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जहां पे वी विल हैव एंट्स इन पैंट्स। whenever he has ants in pants, he goes the geo-economic way. रेयर अर्थ एंड अदर थिंग्स। सो अभी आपका रेयर अर्थ का साइन हुआ है, यहाँ पे भी जो रेयर, अभी कोल मिनिस्ट्री ने बोल दिया है जो उनके जो रिफ्यूज पड़े हैं, स्लज वगैरह ओवरबर्डन का है अब सारा, तो घाना में, अर्जेंटीना में, नामीबिया में पीएम साहब खुद जा रहे हैं, रेयर अर्थ के लिए जा रहे हैं। करेक्ट। वंस दीज फ्रक्टिफाई, रेयर अर्थ इज ओनली वन पोर्शन ना सर, अभी भी डिपेंडेंसी ऑन अदर थिंग्स है आपके पास। आपके फार्मास्यूटिकल के ऊपर है, फार्मास्यूटिकल्स का एपीआई है, जब ये सारा आपका 80% था, अब थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा ही कम हुआ है, और कम हो जाएगा। आप डिपेंडेंसी शिफ्ट कर लोगे, अंदर लेके आ जाओगे, देन योर स्टांस बिकम्स, पॉलिटिकल स्टांस बिकम्स स्ट्रॉन्गर। बट इफ यू डू इट टुडे and it impacts you geo-economically, then I don't think it will be of value. So I think the politicians will, the government will also look into these कि भाई एक बार ये आ जाए, and also if you hit gold mine like Hardeep Puri ji is expecting in Andamans, then the OIC becomes, कल वहां पे ऑफशोर ड्रिलिंग शुरू। हाँ, OIC becomes irrelevant। फिर वो आपके सामने खड़े होंगे कि हमें मदद करो। then Pakistan's hold on OIC also goes। so ये 3-4 साल आपको लगेंगे, उसके पहले आप ये कर नहीं पाओगे। बट लाइक ही सेड, जनरल शंकर had mentioned ना सर, कोशिश तो कर रहा है वेन चियापाओ एंड हू जिनटाओ कि ये जल्दी हो जाए। क्या ये जल्दी हो? I don't think so, because Xi Jinping within the Communist Party करता है कि आपका ये जो झांग यू जिया है, ये क्या सोचता है? बिल्कुल, शी जिनपिंग चाहेगा कि लड़ाई हो, लेकिन शायद झांग यू जिया ना चाहे। अभी तक जो कुछ खबर आ रही है सर, झांग यू जिया has not yet thrown his hat in the ring to become the general secretary,
he is happy being the chairman CMC. But अभी like General Shankar had said, politically, Xi Jinping is not yet weak in the Communist Party. He still has his people. He still has his people. आप देख लो, has anyone been able to purge anybody from the Politburo Standing Committee or the Politburo? सारे उसके बंदे हैं वहां पे सर. किसको निकाला है आपने अभी तक वहां से? किसी को नहीं निकाला. मेन पार्टी कंट्रोल उसके हाथ में है अभी भी. सीएमसी से तो निकाल रहे हैं, जनरल वनरल तो उसके सारे जितने डिफरेंट सर. हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी और पोलिट ब्यूरो जो 25 मेंबर हैं, किसको निकाला है? एक बंदा भी नहीं गया है बाहर अभी तक सर. उसके पॉलिटिकल बंदों को किसी ने अभी तक हाथ लगा के निकाला नहीं है. हाँ, ताइची नजर नहीं आ रहा, वांग हुनिंग नजर नहीं आ रहा. दे आर नॉट कमिंग प्रोमिनेंट ऑन द प्रेस. ली चियांग तक को किसी ने टच नहीं किया अभी तक. तो politically he still has his beans around, so it's not going to be an easy thing. He will still like to have his people. That is how वो Ding Shizhuang का नाम आ गया है, जो who was his you can say his principal secretary, कि वो भी आ गया है रन में. and this is the name given by Xi Jinping कि ये होगा मेरा बंदा. तो it's not going to be so easy. तो एक इसमें जो हम ये जो बात कर रहे हैं इसमें कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर का सेकंड पार्ट यहाँ से मुनीर जल्दी करवाएगा, तो उस ऑपरेशन सिंदूर का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें भारत की क्या स्ट्रेटजी होगी? पहले ये हो, कोशिश करेगा तो धो देंगे. कोशिश करने के लिए तो उसका एयर चीफ गया हुआ है, कुछ दे दो हमको. बात ये है इसके बाद तो इसीलिए झोला लेके गया हुआ है सर. बात यह है कि पाकिस्तान का रेजिडुअल कैपेबिलिटी क्या है इसके ऊपर है. प्रोफेशनली अगर हम देखेंगे, पाकिस्तान का एयर डिफेंस तो डाउन है. उनको भी पता है कि वो राइट, उनको भी पता है कि उनको ब्रह्मोस के अगेंस्ट कोई जवाब नहीं है. उनको भी ये पता है कि आज तक रहीम यार खान बेस ऑपरेशनल नहीं है. आज भी उसका नो टाइम है कि नॉट ऑपरेशनल. 18 जुलाई तक है. हाँ ठीक है ना, अभी तक ऑपरेशनल नहीं है. ऐसे काफी भी होंगे. एवैक्स डाउन है इसके, क्योंकि 2 एवैक्स तो हो चुका है, वो सैब का, और he's lost a few aircraft, he's lost people also, his complete he's expended ammunition. drones है नहीं, overnight तो इसके पास कुछ आएगा नहीं. whereas your residual capacity is very high. अगर कल के दिन कुछ होगा, without support of China and America, what can you do? See, and we have said very clearly, हमारा प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि अगर ये कुछ करेगा तो ये क्या है, इट विल बी अ एक्ट ऑफ वॉर, कि हम फिर कुछ भी करेंगे. और ये बात हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो क्वाड में भी जाके ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई इंडिया शैल हैव द राइट, रिजर्व द राइट्स टू डील विद टेररिज्म अप्रोप्रिएटली, टू वर्ड्स टू दैट इफेक्ट. सो कर क्या सकता है ये, क्यों करेगा? अगर कुछ होगा अगली बार और कुछ हम फिर ऐसे 4-5 ब्रह्मोस और कहीं मारेंगे, और फिर क्या होगा इसका? और उस हालत में जब चाइना इसको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, एक हद तक कर सकता, उसके बाद चाइना को भी खुद तो का क्या अपना करेगा? प्रॉब्लम. चाइनीज इक्विपमेंट का तो हमने हाल देख लिया है. आज म्यांमार में है, वो किया स्टेट में, और रेबल्स ने मैन पैड से ही उड़ा दिया उनको. वो आपके शोल्डर फायर्ड मिसाइल से ये हवाई जहाज उड़ा दिया चाइनीज. सो द पॉइंट इज, इन दिस काइंड ऑफ अ थिंग, मेरे ख्याल में चाइना से आपको सोशल मीडिया में आता रहेगा राणा सनोवाला और ऐसे 2-4 बंदे कुछ उल्टी सीधी बात करते रहेंगे, नैरेटिव वॉर चलेगा, असली ये करेंगे नहीं. आफ्टर ऑल उनको भी डर है कि दे हैव टू आल्सो सर्वाइव. एंड अभी आप देखिए वहां बाकी तो इकोनॉमिक इश्यूज आल्सो कमिंग इन.
FATF ने भी बोल दिया कि भाई जितने हमें आज तक सुराग मिल रहे हैं वो ये बतलाता है कि पहलगाम में जो भी हुआ आपके यहाँ से हुआ है। और FATF को इनको दे हैव टू गो एंड आंसर FATF। अगर FATF इज कन्विंस कि ये पहलगाम का कांड पाकिस्तान ने करवाया, अगर कुछ वो स्ट्रिक्चर दे देंगे, IMF पैसा देना बंद कर देगा इनको, फिर कोई नहीं दे सकता इनको पैसा, ट्रंप भी नहीं दे सकता, और ट्रंप वैसे भी इसको पैसा नहीं देगा, ये मान के चलिए। तो सो पाकिस्तान का हालत, आई डोंट नो वेदर वी दिस थिंग, एंड वी आर नॉट इन अ हरी। हमें क्या जल्दी है कि उनको मारना है, सड़ने दो उसको। One thing which people have not realized also, that apart from the air attacks on those 10 hours, the amount of RT and the infantry and tanks and ICVs and AD guns in direct firing role, इतने बंकर उड़ाए हैं उनके, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? में he has suffered a hell of a lot of damage. कमांड पोस्ट उड़ गए हैं, एम्यूनिशन डंप्स उड़ा दिया है। तो दैट इज हाउ दे केम डाउन ऑन देयर नीज कि भाई फौज नहीं लड़ सकती, हम नहीं लड़ सकते, एयरफोर्स का कुंडा हो गया, एयर डिफेंस का कुंडा हो गया, किसके साथ लड़ोगे? माय वरी एक चीज मैं पूछूंगा, आज जो डिप्टी COS का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि while indigenous systems performed exceptionally well in Op Sindoor, some assets fell short, forcing a fallback on L-70s where modern systems should have delivered. तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? नहीं सर, ये तो हमें पता था सर, प्रोक्योरमेंट साइकिल बहुत लंबा होता है। ये इन L-70 जूस और शिल्कास का अपग्रेड जो था, मेरे टाइम में हमने बैठ के प्लान बनाया था, along with the AD, then General Saxena used to be the ADG. We had decided कि भाई प्रोक्योरमेंट साइकिल बहुत लंबा है, you can't keep butting your head against the wall. So let us concurrently upgrade all these systems. Air Force was also brought on board, Navy was also brought on board. Air Force के पास भी L-70s है। Air Force ने तो अपने जो पुराने इनके एयर टू एयर मिसाइल्स थे ऑफ ये अपना रशियन वर्जन, बहुत पुराने मिग्स के, पूरा रिफर्बिश रिसाइकल करके दैट हैज आल्सो बीन यूज्ड इन एयर टू ग्राउंड रोड। उनके SAM-1, SAM-3, पेचोरा जो सारे हैं, all that was upgraded. It was because of this, and that is what he was hinting at the General Rahul, that procurement cycle has to be faster. That was his hint. He is the deputy chief. He's the one who's doing all this. Who's doing the so it's not an equipment failure as much as a system delay in procurement. Delay in procurement. साइकिल में टाइम लगता है, और ये हमने 2015 में फाइनलाइज किया था पूरा प्रोसेस, किस तरह से कहाँ ये अपग्रेड्स होंगे, कैसे अपग्रेड्स होंगे, एंड अपग्रेड्स वर डन ऑल इंडिजिनसली। प्राइवेट कंपनीज वर आल्सो टेकन, लाइक सू जो थे ट्विंस, वो अपने अनिल अंबानी वाले कंपनी ने दिया था। इस तरह से वी हैड टेकन देम, वी हैड टेकन कल्याणी, वी हैड टेकन L&T ऑन बोर्ड, BDL, BEL, सब अपने 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 अंदरूनी करके हमने सारा कुछ का पूरा प्लान बना के रखा था, which has fructified and it came into a lot of support for them. That is the issue that he is talking. Air Force was also able to defend itself, the airfields, because of all these upgrades that we did. तो नए इक्विपमेंट जो आपको चाहिए वो आने में समय लगता है। Though they are saying now, like Rajnath Singh ji had said that this is the year of technology absorption. नहीं, year of क्या बोला था उन्होंने, change. He had used another word, year of change. So in which word is coming that they are planning to reduce the entire procurement cycle from 6 years to 2 years. Quite right. Let's see, because that's not a simple thing. Shall we move to the